रामनगरी सज चुकी है। सरयू के घाट रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे हैं। हर कोना भक्ति और उत्साह से भरा हुआ है। इंतजार है उस पल का जब राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। और उसी समारोह का अरेंजमेंट देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में हैं। अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्थाओं का ग्राउंड लेवल पर जायजा भी ले रहे हैं। 25 नवंबर का दिन इतिहास में स्वर्णिम पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के मुख्य शिखर पर केसरिया ध्वज फहराएंगे और उसी की तैयारियों का सीएम ने जायजा लिया। सीएम ने कार्यक्रम स्थल से लेकर पीएम मोदी के रोड शो के रूट पर सुरक्षा व्यवस्था देखी। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे के दौरान 2 किलोमीटर का रोड शो भी होगा। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। कल प्रधानमंत्री को यहाँ पर रहना है, तो ऐसे में उससे पहले आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो यहाँ से निकला है और राम मंदिर में क्या कुछ तैयारियां हैं उनका निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। अयोध्या पहुंचते ही सीएम ने हनुमानगढ़ी में लेटे हुए हनुमान मंदिर के बाद रामलला के दर्शन किए। कुछ घंटों बाद मंदिर के शिखर पर सनातन की धर्म ध्वजा लहराने के साथ ही पूर्ण राम राज्य की शुरुआत हो जाएगी। अयोध्या में धर्म ध्वजा की स्थापना से पहले पूरी रामनगरी को 7 लेयर चक्रव्यूह में तब्दील कर दिया गया है। एसपीजी, सीआरपीएफ के साथ साथ हर सुरक्षा एजेंसी यहाँ मुस्तैद है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने, पुलिस ने जमीन से लेकर आसमान तक मोर्चा संभाल लिया है। एसपीजी से लेकर एनएसजी कमांडो की तैनाती ये बताने के लिए काफी है कि अयोध्या का सुरक्षा घेरा कितना मजबूत है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद योगी सरकार के लिए चुनौती दोगुनी हो चुकी है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर कोई चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हैं और इसके लिए राम मंदिर के साथ साथ 7 किलोमीटर के दायरे में 7 लेयर का सुरक्षा चक्रव्यूह रचा गया है। अतिरिक्त कर्मियों के अलावा आरएएफ की जो टुकड़ियां हैं उनको भी अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। 7 जोन में पूरे अयोध्या को बांटा गया है। मंगलवार को अयोध्या के इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने वाला है और इसके साक्षी पीएम मोदी से लेकर कई वीआईपी बनेंगे और उनकी सुरक्षा भी सबसे अहम है। इसीलिए जमीन पर जवानों की तैनाती की गई है तो आसमान से आर्मी के हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या में आने वाले हर शख्स की चेकिंग तो की ही जा रही है। हर जगह कैमरों से निगरानी की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो भी सनातनी वहां आ रहा है उसका आधार कार्ड से लेकर हर जरूरी दस्तावेज की जाँच की जा रही है। यानी बुरी नजर रखने वालों का सुरक्षा घेरे से पार पाना असंभव है। यानी रामनगरी अयोध्या को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से 7 लेयर की सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। पहली लेयर में स्थानीय पुलिस के कांस्टेबल और इंस्पेक्टर्स तैनात किए जाएंगे। शुरुआती पॉइंट्स पर वाहन चेकिंग की जा रही है। दूसरी लेयर में मंदिर की तरफ आने वाले सभी रास्तों पर सीओ लेवल के अधिकारी तैनात होंगे। तीसरी लेयर में अतिरिक्त सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। चौथी लेयर में बैरिकेड्स का चक्र बनाया गया है और 5वीं लेयर की सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सीआरपीएफ जवानों की तैनाती यहाँ हुई है। छठी लेयर के लिए हर पॉइंट पर सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी और पीएसी की तैनाती है। वहीं सबसे आखिर में एटीएस को तैनात किया गया है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भरोसा ही है जो उत्तर प्रदेश की सुरक्षा का जिम्मा नारी शक्ति को सौंपा है। दुर्गा फोर्स को 17 घंटे बाद होने वाले राम मंदिर पर ध्वजारोहण को बिना विघ्न पूरा कराने की जिम्मेदारी भी दी गई है। ये वही दुर्गा फोर्स है जो अपराधियों का इलाज करना भी जानती है तो देश की सुरक्षा के लिए फ्रंट लाइन पर भी खड़ी दिखाई देती है। रामनगरी में हाईटेक हथियारों से लैस ये आरएएफ की महिला टुकड़ी है जिसे अयोध्या की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। हर तरफ जो है सुरक्षा का घेरा काफी कड़ा किया गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि बाकायदा महिला जो सीआरपीएफ की जो टुकड़ी है वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है और फिलहाल अयोध्या में किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो, परिंदा भी पर ना मार सके। मंदिर के मुख्य द्वार पर तैनात इस महिला ब्रिगेड से बच पाना आसान नहीं होगा क्योंकि कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत कई वीवीआईपी पहुंचेंगे। ऐसे में महिला आरएएफ टीम की चुनौती और बढ़ जाती है। लेकिन योगी की ये नारी शक्ति हर मुसीबत का सामना करना जानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में 25 नवंबर यानी कल प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के शिखर पर भगवा विजय ध्वज फहराएंगे। रामनगरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पूरे अयोध्या को छावनी में तब्दील किया गया है और ड्रोन कैमरे जो हैं वो यहाँ पर उड़ाए जा रहे हैं। हाई टेक्निक के जो ड्रोन कैमरे हैं, लेटेस्ट टेक्निक के जो ड्रोन कैमरे हैं उनको यहाँ पर उड़ाया जाएगा। और साफ कर दिया था पहले भी कि इस बार जो है अगर किसी ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पूछ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें, ये बताइए इस बार जो ड्रोन जो आप लोग लेकर आए हैं यहाँ पर अयोध्या की सुरक्षा के मद्देनजर, तो क्या किस तरीके से पिछले बार के ड्रोन से अलग है और कैसे ये फंक्शन करते हैं?
जी, तो इस बार यहाँ पे अलग तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक फास्ट फ्लाइंग ड्रोन है। ये इसको फर्स्ट पर्सन व्यू भी बोलते हैं, FPV। इसको आप इसको इसे किस तरह, इसको फर्स्ट पर्सन व्यू भी बोलते हैं। ये 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार में उड़ान भर सकता है और इसका जो लाइव फीड है वो आपको कुछ इस तरह के गॉगल्स में दिखता है। अयोध्या कल एक ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने जा रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। उससे पहले अयोध्या सजी है, संवरी है और भक्त अपने राम की भक्ति में झूमते नजर आ रहे हैं। मंदिर से लेकर शहर की हर सड़क तक ऐसा लग रहा है मानो पूरी अयोध्या खुद एक उत्सव बन गई हो, जहां जय श्री राम की गूंज है। मंदिर के हर गेट पर फूलों की नई नई सजावट, सड़कों पर रंग बिरंगी लाइटें और चौक चौराहों पर साधु संतों और भक्तों की भीड़ में अयोध्या किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर साधु संतों में जोश देखते ही बन रहा है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। देश के अलग अलग हिस्सों से आई महिलाएं भक्ति में डूबी हैं। कोई राम भजन गा रही है तो कोई जय श्री राम के जयकारे लगा रही है। सबके चेहरे पर अपार खुशी है, क्योंकि कल राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहरता देखना जीवन भर का सौभाग्य है। अयोध्या की हवा में भक्ति घुल चुकी है और पूरी रामनगरी को उस क्षण का इंतजार है जब कल इतिहास दर्ज होगा। और देश की राजधानी दिल्ली से इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सली हिडमा के समर्थकों पर बड़ा एक्शन हुआ है। 5 आरोपियों को 3 दिन की कोर्ट कस्टडी में भेजा गया है। एक आरोपी को सेफ हाउस भेजा गया है और एक आरोपी अभी हुआ है। 18 साल के आरोपी को सेफ हाउस भेज दिया गया है। बड़ी खबर इस समय की बता रहे हैं, पोल्यूशन को लेकर कुछ छात्रों के संगठन जो है वो जुड़े थे करने के लिए, इसलिए ये हिडमा साजिश की बात हो सकती है। किया था, इट वाज फ्रॉम बिरसा मुंडा टू हिडमा, जो ट्राइबल लीडर्स है जो एनवायरमेंट के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए लड़े थे, उसका बात हुआ था। बट मैम देयर आर पोस्टर्स फॉर हिडमा गलत है, इसलिए वो किया था। और अभी हमको 3 दिन का जुडिशियल कस्टडी दिया है। उसके बाद लेट्स सी हाउ द फाइट गोज ऑन। हमारे साथ बहुत बुरी ब्रूटैलिटी भी किया गया है और आगे जो भी होगा अपडेट देते रहेंगे। बात में किया था, इट वाज फ्रॉम बिरसा मुंडा टू हिडमा, जो ट्राइबल लीडर्स है जो एनवायरमेंट के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए लड़े थे, उसका बात हुआ था। बट मैम देयर आर पोस्टर्स फॉर हिडमा गलत है, इसलिए वो किया था। और अभी हमको 3 दिन का जुडिशियल कस्टडी दिया है। उसके बाद लेट्स सी हाउ द फाइट गोज ऑन। हमारे साथ बहुत बुरी ब्रूटैलिटी भी किया गया है और आगे जो भी होगा अपडेट देते रहेंगे। बात में किया था, इट वाज फ्रॉम बिरसा मुंडा टू हिडमा, जो ट्राइबल लीडर्स है जो एनवायरनमेंट के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए लड़े थे, उसका बात हुआ था। बट मैम देयर आर पोस्टर्स फॉर हिडमा गलत है, इसलिए वो किया था। और अभी हमको 3 दिन का जुडिशियल कस्टडी दिया है। उसके बाद लेट्स सी हाउ द फाइट गोज ऑन। हमारे साथ बहुत बुरी ब्रूटैलिटी भी किया गया है और आगे जो भी होगा अपडेट देते रहेंगे। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी के पुनर्निर्माण के ऐलान के बाद अब घमासान खड़ा हो गया है। हिंदू संगठन आक्रोशित हो उठे हैं, त्रिशूल गदा लेकर उतर आए हैं और तो और इस पर बीजेपी भी अब हमलावर नजर आ रही है। हुमायूं कबीर को आड़े हाथों लेते हुए विपक्ष पर भी तीखा हमला बीजेपी ने बोला है। बाबर का जो औलाद बनना चाहते हैं वो आक्रांताओं के औलाद होंगे। तो एक तरह से ममता बनर्जी देश के अंदर ये संदेश देना चाहती हैं कि अब बंगाल नहीं, ये बांग्लादेश में परिवर्तित होगा। तथा कथित बाबरी मस्जिद, जिसे सदैव सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर या विवादित ढांचा शब्द कहा है, उसका पुनर्निर्माण कराएंगे। और इसके ऊपर या तो इंडी गठबंधन के लोग मौन हैं या समर्थन कर रहे हैं। ये तो खंडहर में हो ही जाएगा कभी ना कभी, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार भी ध्वस्त हो जाएगी, खंडहर में बदल जाएगी। ये तो बाबर भी यही सोचता था। हाँ। क्या बोलते हैं, हुमायूं एक नाम था, वो भी यही सोचता था। औरंगजेब तो कहता था कि 1 तिलक 1 चोटी 1 झनूनी रहने दूंगा। हाँ। औरंगजेब की हड्डियां तो चींटियां खा गईं। और हुमायूं जिसका नाम है, उसके बाप के नाम हुमायूं के नाम से भी हिंदुस्तान में अब कुछ नहीं बन सकता। बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, ये सब लुटेरे थे
और भारत के मुसलमान इन लुटेरों से अगर अपना नाता रखता है तो भारतीय समाज का वो घोर विरोधी है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद पर दिए गए बयान से हिंदू संगठनों ने अब मोर्चा खोल दिया है। दरअसल एक दिन पहले हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण की आधारशिला रखने का ऐलान किया था, वो भी 6 दिसंबर के दिन, जिसके बाद हिंदू संगठनों के लोग आक्रोशित हो उठे। यही नहीं, हाथों में फावड़ा, गदा, तलवार और त्रिशूल लेकर निकल आए। हिंदू संगठन ने कहा किसी भी कीमत पर देश में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। जो हुमायूं कबीर है वो बाबर की औलाद है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये देश बाबर का नहीं है। भाला लेकर बंगाल जाएंगे, ये गारंटी से कह रहे हैं। वो बना के उसको हमने विध्वंस करा, पुनः इस बारे में सोचना भी किसी के लिए पाप है और इसके लिए हम शस्त्र उठाएंगे। जाएंगे राम जी के लिए कुछ भी करेंगे, पिट जाएंगे मर जाएंगे, कुछ भी करेंगे, जान भी देंगे, जान दे दोगे, मस्जिद नहीं बनने देंगे। दरअसल टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान किया था, जिस पर उमा भारती ने कहा था कि बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा की पहली बरसी पर इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। विवादित धार्मिक स्थल समेत पूरे शहर में ड्रोन कैमरों से छतों की निगरानी की जा रही है। पिछले साल 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसकी बरसी पर संभल शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर इलाके पर योगी फोर्स ने कब्जा जमा लिया है। संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मस्जिद के आसपास इलाके की निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर योगी फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। धार्मिक स्थल समेत पूरे शहर पर ड्रोन और कैमरे से निगरानी की जा रही है। शहर में लगातार आरआरएफ और पीएसी के जवान फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पूरे इलाके को 16 सेक्टरों में बांटा गया है। नई पुलिस चौकी और चेक पोस्ट बनाए गए हैं। 8 थानों की पुलिस, 4 सीओ की तैनाती की गई है। आरआरएफ और पीएसी के 200 जवानों को लगाया गया है। अपराधी हैं उन पे भी पैनी नजर रखी जा सके, जिसकी वजह से संभल में सामान्यतः आम का जो जनजीवन है वो बहुत अच्छा है और किसी प्रकार का कोई मेजर क्राइम अब तक पिछले 1 साल में घटित नहीं हुआ है। पिछले साल 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। हिंसा मामले में अब तक सदर जफर अली समेत कुल 105 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा की पहली बरसी पर नई चौकी का उद्घाटन किया गया। अब तक 12 पुलिस चौकियों का उद्घाटन किया जा चुका है और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार इन चौकियों की संख्या अब 37 करने का फैसला ले रही है, जिससे हिंसा भड़काने और साजिश रचने वाले दंगाई सदमे में हैं, क्योंकि उन्हें पता है संभल में लगातार पुलिस चौकियां बन रही है तो वो चाहकर भी बच नहीं पाएंगे। पिछले साल संभल हिंसा की आग में सुलगा था। दोबारा ऐसी घटना न हो इसके लिए पुलिस चौकियों का निर्माण किया जा रहा है। संभल हिंसा की पहली बरसी पर वहां नई चौकी का उद्घाटन किया गया। बताया गया कि ये हिंसा के बाद 12वीं पुलिस चौकी है। शहर में कुल 37 चौकियाँ बनाई जाएंगी। कानून के दायरे में हमें रहना है, कानून के दायरे में किसी और को भी रहना है, तो हम कानून साला कोई बात नहीं करेंगे। पहले से तो बहुत बदलाव है सर, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है और बहुत बढ़िया धार्मिक काम हो रहे हैं, सिगरे जो भी हैं। संदेश साफ है कि संवेदनशील इलाकों पर योगी फोर्स की पूरी नजर है, यानी अपराधी कोई भी हो बच नहीं सकेगा। उसे 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। एसआईआर को लेकर सियासी तापमान बढ़ रहा है और अब झारखंड में मंत्री इरफान अंसारी के बयान ने इसे और हवा दे दी है। इरफान अंसारी ने बीएलओ को घर में बंद करने की बात कह दी है और इसके बाद राजनीतिक गलियारों में जुबानी जंग छिड़ गई है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जारी राजनीतिक जंग अब और तीखी हो गई है। विपक्ष एसआईआर को लगातार घोटाला बता रहा है, वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के विवादित बयान ने इस घमासान को नया मोड़ दे दिया। अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, ऐसे पदाधिकारी को एकदम गेट पे बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। जैसे ही बयान सामने आया, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तुरंत पलटवार किया। इरफान अंसारी को तो खुद बंद कर देना चाहिए। एक संवैधानिक पद पे रह करके इस ढंग की बात बोलते हैं। वहां की सरकार को तुरंत मुकदमा करके इनको बंद कर देना चाहिए। इरफान अंसारी के बयान से साफ है कि विपक्ष की बौखलाहट अब सरकारी तंत्र पर हमले में बदल रही है। सवाल ये है कि क्या राजनीतिक बयानबाजी की इस दौड़ में चुनावी व्यवस्था को निशाना बनाया जा रहा है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ी ये बड़ी खबर। बांग्लादेश बॉर्डर, बंगाल के गवर्नर पहुंचे हैं। सोनई नदी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर विजिट किया है राज्यपाल बोस ने। राज्यपाल बोस का फेंसिंग
का इंस्पेक्शन करते हुए ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। गवर्नर बोस ने बीएसएफ से बातचीत भी की। तस्वीरें देखिए, पश्चिम बंगाल के गवर्नर बोस बीएसएफ से बातचीत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत और एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने नए बने एमएलए फ्लैट्स और जेपी गंगा पथ पर हो रहे सौंदर्यीकरण के काम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधायकों को रहने की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तस्वीरें पटना के दारोगा राय पथ स्थित नवनिर्मित एमएलए फ्लैट्स की है, जहां नीतीश कुमार औचक निरीक्षण पर पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए डुप्लेक्स घरों में प्रवेश करते ही कमरे, रसोई, सीढ़ियां, पानी की सप्लाई, वेंटिलेशन और फर्निशिंग तक हर छोटी बड़ी चीज के बारे में जानकारी ली और उन्हें ध्यान से देखा। बिहार सरकार ने विधायकों के लिए करीब 243 से ज्यादा आधुनिक डुप्लेक्स फ्लैट तैयार करवाए हैं। निरीक्षण के बाद नीतीश ने कहा कि नए विधायक आवास बहुत अच्छी तरह बने हैं। इन्हें जल्द ही विधायकों को उनके क्षेत्र और सीनियोरिटी के आधार पर आवंटित किया जाएगा। एमएलए फ्लैट्स का निरीक्षण खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री सीधे जेपी गंगा पथ पहुँचे, जहाँ सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में जो कानून को हाथ मिलेगा उस पर एक्शन होना तय है। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड आरिफ के ठिकानों पर आज बुलडोजर एक्शन हुआ और अब अगला नंबर आरिफ के भाई फरहत का है, जिसने हिंसा के बाद मौलाना को पनाह दी थी। यही गलती अब फरहत को भारी पड़ने वाली है। फरहत के बरेली स्थित जिस घर में जहरीली तकरीर देने वाला मौलाना छिपा था, अब उस पर नोटिस लग गया है। प्रशासन की रडार पर आने के बाद अब एक्शन की बारी है। वो मकान है जहाँ पर 26 सितंबर को जब बवाल हुआ था, तब मौलाना तौकीर रजा ने इस घर की पनाह ली थी। यहाँ पर पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया था। बरेली विकास प्राधिकरण ने इसको सील किया है। आरिफ की दुकानें और शोरूम मलबे में बदल चुका है, लेकिन फरहत का 2 मंजिला आलीशान मकान अभी खड़ा हुआ है। हिंसा के दौरान तौकीर की मदद करने वालों की कुंडली खंगाली जा रही है और उस कुंडली के जरिए गुनाहगारों तक पहुँचा जा रहा है। अहमदाबाद के हसनपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। तालाब पर बने अवैध मकानों को प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया और अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई 4 चरणों में होगी, जिसके तहत करीब 1000 मकान ढाए जाएंगे। और इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 8 जेसीबी की मशीनें घरों को जमींदोज करने में जुटी है। अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान 40 सालों से मौजूद अवैध अतिक्रमणों को निशाना बनाकर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि हसनपुर अहमदाबाद की तीसरी सबसे बड़ी झील है। बाहर से आकर यहां रहने वालों ने झील के बड़े हिस्से पर अवैध मकान बना लिए। नगर निगम ने पहले यहां रहने वालों को नोटिस भेजे थे, जिसके बाद आज दादा के बुलडोजर ने एक अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया। 30% जो एरिया है इसमें ये एनक्रोचमेंट है, तो ये एनक्रोचमेंट को दूर करने के लिए 8 जेसीबी है, 8 हिटाची है और जो हमारा जो वाहन है वो भी है। इस दौरान करीब 20 जेसीबी मशीनें और 500 से ज्यादा नगर निगम के कर्मचारी मौजूद थे। इलाके में कोई अनहोनी न हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जवान तैनात किए गए थे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अवैध निर्माण पर कार्रवाई तेज हो गई है। एक तरफ उत्तराखंड में जल विद्युत निगम लिमिटेड की जमीन पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ, तो वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सरकारी जमीन पर बने मकान को तोड़ दिया गया। कार्रवाई की तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर यूपी के बिजनौर से सामने आई है, जहां सरकारी जमीन पर बने मकान पर हथौड़े चले, तो वहीं दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के विकासनगर से सामने आई है, जहां शक्ति नहर किनारे आज भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रही। विकासनगर में इलाके के भाईजान कार्रवाई में खलल डालने की कोशिश करते रहे, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच कार्रवाई नहीं रुकी। हिंदू महिला ने भी कार्रवाई पर सवाल उठाए। इन्होंने पैसा दिया, उनके घर बच गए, ठीक है, हमने पैसा नहीं दिया, हमारा घर नहीं बचा। वहीं बिजनौर में भी सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को तोड़ा गया। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्रों की पहली लिस्ट में 42 मुसलमान छात्रों के एडमिशन का विवाद जो है वो सड़कों पर आ गया है। हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जाहिर की है और जोरदार प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कहा कि श्राइन बोर्ड से संचालित मेडिकल कॉलेज में हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हमारा पैसा हमारे पे खर्च किया जाना चाहिए, हमारे समाज हमारे धर्म के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए। ये जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, ये हिंदुओं के पैसे से चलता है।
अब आपको बताते हैं ये पूरा विवाद क्या है। दावा है कि इस सेशन में MBBS कोर्स की 50 सीटों में 42 मुस्लिम छात्रों को एडमिशन मिला है, जो 85% से ज्यादा है, जबकि सिर्फ 1 सिख और 7 हिंदू छात्रों को ही दाखिला मिला है, जिससे हिंदू संगठनों में नाराजगी है। उनकी मांग है इस कॉलेज में हिंदू छात्रों को एडमिशन प्रक्रिया में प्राथमिकता मिले। इसको लेकर अब बीजेपी ने LG मनोज सिन्हा से नियमों की समीक्षा की मांग की है। मध्य प्रदेश के खंडवा में नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गैंग का सरगना एक डॉक्टर है और ये गोरख धंधा एक मदरसे के ऊपर चल रहा था। आरोपियों के पास से लाखों रुपए के नकली नोट जब्त किए गए हैं और इनके जरिए वो लोगों को चूना लगा रहे थे। 500 के नकली नोट, सैकड़ों क्रेडिट कार्ड, कई चेकबुक, ये सारी चीजें नकली नोट छापने वाली गैंग के पास से जब्त की गई हैं। भोपाल में SIT की टीम ने गिरोह पर नकेल कसी तो इसके पीछे का मास्टरमाइंड डॉक्टर प्रतीक निकला, जो खंडवा में रहता है, और आरोपी ने एक मदरसे के ऊपर किराए का कमरा ले रखा था, जहां से पूरा सिंडिकेट चलता था। आरोपियों के तार महाराष्ट्र से भी जुड़े हैं। जब गैंग से जुड़े मौलाना जुबेर को 10 लाख के नकली नोट के साथ अरेस्ट किया था, लेकिन उस वक्त बाकी के आरोपी भाग निकले थे। इसके बाद एक और ठिकाने से करीब 19 लाख के नकली नोट जब्त किए थे। बताया जा रहा है कि आरोपियों की मुलाकात जेल में हुई थी। इसके बाद इन्होंने गैंग बना लिया। मास्टरमाइंड प्रतीक पर बुरहानपुर ORR महाराष्ट्र में भी पहले से केस दर्ज है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद नकली नोट चलाने वालों पर बड़ी चोट लगी है। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। मैं सूर्यकांत। शपथ के बाद CJI सूर्यकांत ने राष्ट्रपति भवन में मौजूद PM मोदी समेत अन्य लोगों से मुलाकात की। साथ ही इस समारोह में ब्राजील समेत 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। देश के नए CJI ने शपथ के बाद माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर CJI ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मालार्पण किया और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि की। CJI सूर्यकांत ने जस्टिस BR गवई की जगह ली। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 15 महीने का होगा। इस पद पर वो 9 फरवरी 2027 तक रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आर्टिकल 370, पेगासस और बिहार वोटर लिस्ट के सुधार के लिए SIR जैसे कई महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में अहम भूमिका निभाई है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। विलेपार्ले शमशान घाट में आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को मुखाग्नि दी। उनके परिवार समेत एक्टर अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे कई बड़े अभिनेता इस दौरान मौजूद रहे। इस खबर से बॉलीवुड जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। धर्मेंद्र पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। हाल ही में उन्हें मुंबई ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत क्रिटिकल बनी हुई थी। कई दिनों तक भर्ती रहने के बाद 12 नवंबर को धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। 65 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया था और हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में अभिनय करने का रिकॉर्ड आज भी उनके नाम है। उनकी फिल्में शोले से लेकर यमला पगला दीवाना तक सभी फिल्में फैंस की फेवरेट रही हैं। हाल ही में वो शाहिद कपूर, कृति सेनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में नजर आए थे। अब वो जल्द ही अगस्त्य नंदा की फिल्म 21 में दिखेंगे, जो 25 दिसंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें धर्मेंद्र का शानदार अंदाज देखने को मिला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े भरे बाजार में दहशत फैलाई और इसके बाद यहां व्यापारियों में काफी नाराजगी देखने को मिली। तस्वीरों में देखिए कैसे बेखौफ बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और एक के बाद एक 2 से 3 राउंड फायरिंग कर दी। दिन दहाड़े बेखौफ तरीके से गोलीबारी से बाजार में अफरा तफरी मच गई। गोली चलाने के बाद दोनों बदमाश बाइक पर बैठकर फरार हो जाते हैं। घटना के बाद से व्यापारी दहशत में हैं और नाराज भी हैं। इस भीड़ को देखकर बाजार में नाराजगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत करने की कोशिश की। वीडियो के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। जम्मू कश्मीर में नवंबर में ही दिसंबर वाली ठंड ने दस्तक दे दी है और ठंड का सबसे ज्यादा असर गांदरबल में देखने को मिल रहा है। यहाँ तापमान जिसे कहा जाए वो इतना ज्यादा गिर गया है कि लोगों का ठंड से बुरा हाल है। गांदरबल की ठिठुरती सुबह का नजारा बेहद खूबसूरत है, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी है। हर तरफ जमी बर्फ दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें देखिए, जमीन पर उगी छोटी छोटी घास अब बर्फ के बारीक टुकड़ों में बदल चुकी है। पेड़ की डालियों पर पत्तियों की जगह बर्फ है, मानो पूरा इलाका क्रिस्टल की परत से ढक गया हो। गांदरबल में ठंड की लहर सिर्फ खूबसूरती नहीं, मुश्किलें भी लेकर आई है। रास्तों पर फिसलन बढ़ गई है, लोगों के रोजमर्रा के कामों में दिक्कतें आनी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। कड़ाके की ठंड का असर अब मैदानी इलाकों में दिख रहा है।
तापमान धीरे धीरे नीचे जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में ठिठुरन और बढ़ने के संकेत हैं। वैसे तो खूंखार नक्सली हिडमा 18 नवंबर को ही ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने नक्सली सरगना को आंध्र प्रदेश के मारी दुमल्ली जंगल में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया, लेकिन दिल्ली के पोल्यूशन में फिर हिडमा का जहर घुलने लगा है। इंडिया गेट पर पोल्यूशन के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच अचानक नक्सली कमांडर हिडमा के समर्थन में नारे लगने लगे। प्रदर्शन में शामिल लोग हिडमा के पोस्टर्स लहराने लगे। मतलब प्रदूषण के बहाने अर्बन नक्सलियों ने नक्सलवाद को बचाने की मुहिम शुरू की। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस अर्बन नक्सल गैंग के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जिन लोगों ने पुलिस के साथ हाथापाई की थी, पुलिस पर चिली स्प्रे छिड़का था, उन लोगों पर पुलिस ने 2 FIR दर्ज की है और 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के साथ हाथापाई की और कुछ लोगों ने उनमें से चिल्ली स्प्रे का भी पुलिस पे इस्तेमाल किया। इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए इसमें लीगल एक्शन लिया गया और इन लोगों को अरेस्ट किया गया। इंडिया गेट के सी हेक्सागन इलाके में युवा समूह क्लीन एयर की मांग को लेकर जुटे थे, लेकिन प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवा अचानक हिडमा के समर्थन में नारे लगाने लगे, पुलिस से धक्का मुक्की करने लगे। इतना ही नहीं, पोस्टरों में हिडमा की तुलना आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा से की गई। हिडमा को जल, जंगल और जमीन का रखवाला भी बताया गया। मैं एक आदिवासी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हक के लिए हथियार उठाए थे। प्रदर्शनकारियों ने जिस तरह से खूंखार हिडमा का पोस्टर लहराया है, वो नक्सली समर्थकों में चिंता और बौखलाहट की झलक है। और देश की राजधानी दिल्ली से इस समय की बड़ी खबर, हिडमा समर्थकों पर एक्शन लिया गया है। 17 आरोपियों को 3 दिन की कोर्ट कस्टडी में भेजा गया है। 17 में से 11 आरोपी महिलाएं हैं। 5 आरोपियों को 2 दिन की कोर्ट कस्टडी और 1 आरोपी को सेफ हाउस भेजा गया है। ये आरोपी 18 साल का है। हमारे साथ जो हिडमा समर्थन में नारे क्योंकि ये वो हिडमा है जिसने जवानों के शव पर दीपावली मनाई थी, जिसने कई जवानों को मौत के घाट उतारा था। वो हिडमा जो बस्तर में आतंक का पर्याय था। लेकिन प्रदूषण के बहाने इन छात्रों ने नक्सलवाद को बचाने की जो मुहिम शुरू की है, उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि दिल्ली में इन अर्बन नक्सल को आखिर पनाह कौन दे रहा है? क्योंकि ये तस्वीर सुकमा और बस्तर की नहीं है, ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। ये नारेबाजी इंडिया गेट पर भी। ऐसे में सवाल ये है कि दिल्ली में हिडमा के ये हमदर्द कहां से आए? दिल्ली में नक्सली हिडमा के ये पोस्टर किसने छपवाए? दिल्ली में हिडमा समर्थक नक्सली गैंग के पीछे कौन है? जल, जंगल, जमीन की लड़ाई को भी एक पर्यावरण की लड़ाई मानते हैं और यहाँ पे जो हम पर्यावरण का क्राइसिस देख रहे हैं, उससे उसे जुड़ा हुआ मानते हैं। कि इनका जो एनकाउंटर हुआ गया, उसको एक फेक एनकाउंटर भी बुलाया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने इसके पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ बताया है। दिमाग में जो मैकाले, मार्क्स और माओ का प्रदूषण आकर बैठ गया है, कठमुल्लाओं का समर्थन पाकर सत्ता में आने का जो ख्वाब आंखों में पैबस्त हो गया है, ये देश के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है। हिडमा ने 3 दशक तक खून बहाया, 25 बड़े हमले करवाए। हिडमा के लिए हमदर्दी दिखाने वाले ये युवा कोई क्रांतिकारी नहीं, बल्कि उसी नक्सली गैंग का हिस्सा है जो हथियार लेकर किसी की जान लेने से पहले 2 बार नहीं सोचते। देश में नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन मार्च 2026 तय की है। PLGA की 25वीं सालगिरह पर बुकलेट जारी की गई है और इसमें यह बताया गया है कि 11 महीनों में 320 नक्सली मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही नक्सलियों की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने कबूला है कि साल 2025 में नक्सलवाद को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। PLGA यानी पीपल लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी के 25 साल होने वाले हैं, जिसको लेकर 17 पन्नों की बुकलेट जारी की गई है, जिसमें 11 महीने में 320 नक्सलियों के मारे जाने का जिक्र किया गया है। 8 सेंट्रल कमेटी के सदस्य और 15 राज्य समिति मेंबर्स के मारे जाने की बात भी कही गई है। वहीं नक्सलियों ने 2 से 8 दिसंबर तक PLGA की वर्षगांठ मनाने की बात भी कही गई है। इसमें यह भी एक संदेश छुपा हुआ जो हिंसा का कोई स्थान नहीं है, जो माओवादी संगठन या उनके कैडर्स और उनके नेतृत्व द्वारा सही समय पर सही निर्णय लेकर यदि हिंसा त्याग करके समाज मुख्य धारा में शामिल हो जाते, इस प्रकार के जो नुकसान से बच सकता है। मतलब साफ है कि नक्सलियों के जिंदा रहने का एक ही जरिया है, वो है हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होना। क्यों हिडमा के मारे जाने के बाद अब नक्सलवाद आखिरी सांसें ही गिन रहा है? पाकिस्तान के पेशावर में आज सुबह पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। FC मुख्यालय पर पहुंचे 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ा लिया।
दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में 3 आतंकवादी ढेर हो गए। 3 जवानों की भी मौत हो गई। विस्फोट पाकिस्तानी सेना के फ्रंटियर कोर मुख्यालय के गेट के पास हुआ और इसकी आवाज दूर तक सुनी गई। पेशावर हमले की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। मेन गेट पर एक आत्मघाती के खुद को उड़ा लेने के बाद आतंकियों ने फायरिंग करते हुए मुख्यालय परिसर में घुसने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए, जबकि एक आतंकी परिसर में मोटरसाइकिल स्टैंड तक पहुंचने में सफल रहा, जहां उसने भी खुद को उड़ा लिया। एक विस्फोट मेन गेट पर हुआ। दूसरा धमाका मुख्यालय परिसर में मोटरसाइकिल स्टैंड के पास हुआ। विस्फोट से आसपास की इमारतों की खिड़कियां टूट गई। घायलों को लेडी रीडिंग हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल में घायलों के इलाज की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पाकिस्तान ने हमले के लिए टीटीपी को जिम्मेदार बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। महज 5 सेकंड का ये बयान सुनकर शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की धड़कनें जरूर तेज हुई होंगी। राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि सिंध की भारत को वापसी होगी। क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद भी पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे हैं। पीओके और सिंध में प्रदर्शन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ ने शहबाज की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान को डर लगने लगा है कि सिंध हाथ से जाने वाला है, इसलिए मियां जी ने हिंदुत्व का रोना शुरू कर दिया। सिंधी समाज के कार्यक्रम में दिया ये बयान पाकिस्तान में रिपीट मोड में बज रहा है। और जहाँ तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। बॉर्डर चेंज वाला बयान देते वक्त राजनाथ सिंह की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही थी और यही पाकिस्तान के तिलमिलाहट की वजह भी है, क्योंकि पीओके को लेकर भी राजनाथ कह चुके हैं कि वो खुद वापस भारत में शामिल होगा। और शहबाज जिससे खुद का देश नहीं संभल रहा है, बयान के बाद पाकिस्तान के टूटने का डर सताने लगा है। इंडियन नेवी का नया योद्धा समुद्र में उतर गया है और इसका नाम है INS माहे। जी हां, INS माहे नौसेना के साइलेंट किलर के तौर पर काम करेगा, क्योंकि ये दुश्मन की पनडुब्बियों को गहरे पानी में खोजकर तबाह करने में सक्षम है। ये नया सबमरीन हंटर भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करेगा और हिंद महासागर में नेवी की ताकत में इजाफा करेगा। स्वदेशी युद्धपोत INS माहे को मुंबई में थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने इसे कमीशन किया। ये माहे क्लास का पहला एंटी सबमरीन है और ये उथले पानी में चलने वाला युद्धपोत है, जो तटीय इलाकों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। INS माहे स्टेल्थ सक्षम पोत है, जो दुश्मन की निगरानी प्रणाली से छुपकर चुपचाप ऑपरेशन कर सकता है। ये लो नॉइज ऑपरेशन यानी बेहद कम शोर में काम करता है, जिससे दुश्मन को बिना पता चले पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने में सक्षम होता है। एयरक्राफ्ट माहे में लगा है इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर। ये वो इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है जिसमें एक समय में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। अगर कोई सबमरीन इस जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट के अगल बगल में भी दिखाई दिया तो। ये एक मल्टी रोल वॉरशिप है जो कोस्टल डिफेंस, अंडर वाटर सर्विलांस और सर्च एंड रेस्क्यू जैसे मिशन में तैनात किया जा सकता है। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। INS माहे का 80% हिस्सा भारत में ही बना है। और अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लगड़ा जारी है। कई शहरों में एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने शातिर बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स का एक्शन जारी है। अमरोहा से बस्ती जिले तक पुलिस ने एनकाउंटर में शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गोंडा जिले में पुलिस टीम अपराधियों पर काल बनकर टूट पड़ी। छपिया थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 5 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। इस दौरान 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट के 3 लाख रुपए नकद, 1 लैपटॉप, 2 अवैध तमंचे और बस्ती से लूटी गई एक मोटरसाइकिल व एक अन्य मोटरसाइकिल बरामद की है। बस्ती जिले में भी अपराधियों के साथ भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कलवारी थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस की फायरिंग में संजीत के पैर में गोली लगी है। 2 आरोप चेन स्नेचिंग की वारदात में शामिल थे। कुछ ऐसी ही तस्वीर अमरोहा जिले से सामने आई है, जहां एनकाउंटर के दौरान पुलिस 2 गो तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। तस्करों के पास से अवैध तमंचा बरामद हुआ है। बड़ी खबर इस समय की। बांग्लादेश सीमा से राज्यपाल बोस ने पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं उन्होंने बयान दिया है, घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं, घुसपैठियों पर सख्त एक्शन होगा, भारत में गद्दारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बाबरी मस्जिद पर बोले राज्यपाल बोस, कल मुर्शिदाबाद जाऊंगा। TMC MLA from Murshidabad, he is trying to lay foundation stone of a Babri replica in Murshidabad on 6th of December. Do you see this thing another attempt to create, some sort of, law and order situation in the poll-bound state?
I will not make any comments on anything without verifying it myself. Tomorrow I am going to Murshidabad. After that you can ask me. राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन वज्र प्रहार चलाया है और इस अभियान के तहत पुलिस ने 650 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि कई धाराओं में केस दर्ज कर 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इस ऑपरेशन के लिए 400 पुलिसकर्मियों की 75 टीमें बनाई गई, जिन्होंने दबिश कर आरोपियों को धर दबोचा। सभी जिलों के डीसीपी ने टीमों के काम की मॉनिटरिंग की। ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 650 से अधिक बदमाशों को डिटेन कर थाने लेकर आया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जयपुर पीसफुल बनाने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए वज्र प्रहार चलाया गया। इसके तहत कई धाराओं में केस दर्ज कर 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस ऑपरेशन में आदतन अपराधी, हार्डकोर अपराधी, आर्म्स एक्ट, स्थायी वारंटी और एनडीपीएस पर विशेष ध्यान दिया गया। जिन लोगों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, उनके घरों तक पुलिस टीम गई। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। भोपाल में जहां पुलिस ने कार में तोड़फोड़ करने वाली गैंग की परेड निकाली, तो वहीं धमतरी के गोलीकांड के आरोपियों का जुलूस भी निकाला गया। ये दो तस्वीरें उसी जुलूस की है। पहली तस्वीर भोपाल की है, एक गैंग कार और बाइकों में तोड़फोड़ करता है। वहीं दूसरी धमतरी गोलीकांड के आरोपियों की है। दोनों जगहों पर अपराधियों का जुलूस निकाला गया। भोपाल के ग्रीन पार्क कॉलोनी में कुछ लड़कों ने 15 से 20 गाड़ियों के कांच तोड़े थे। सीसीटीवी में ये बदमाश भागते हुए भी दिखाई दिए। पुलिस ने इनकी पहचान की और फिर इनकी डेंटिंग पेंटिंग कर परेड निकाली। वही ये तस्वीर धमतरी की है, जहां 6 महीने पहले हुए गोलीकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनका भी जुलूस निकाला। मतलब साफ है, अगर अपराध करोगे तो अब पुलिस छोड़ने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ शख्स मुर्गी के अंडे को लेकर थाने में शिकायत करने पहुंच गया। शख्स ने आरोप लगाया कि दुकानदार ने 2 अंडों में 1 अंडा नकली दिया है। क्योंकि शख्स ने दावा किया कि उसने दुकानदार से 2 अंडे खरीदे थे, उसमें एक पर पेंट की तरह पुट्टी चढ़ी हुई है। तो ये अंडा में मैं तो बोला कि डिफरेंस दिख रहा है यार, पुट्टी माने टाइप है इसका, और यहाँ पे भी ये कट लगा हुआ है। अंडे के नकली होने के शक पर शख्स शिकायत लिखवाने के लिए थाने पहुंच गया। शख्स के हाथ में अंडा देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए। ग्राहक ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका पर जांच की मांग की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर अंडे को जांच के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गद्दा फैक्ट्री में आग लग गई और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और इसी वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत कर इस आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग पूरी फैक्ट्री में फैल चुकी थी, जिसकी वजह से वहां ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठने लगा, जिसने चंद सेकंड में आसमान में कब्जा जमा लिया। फैक्ट्री में आग लगने से चारों तरफ रोशनी फैल गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फौरन दमकल विभाग को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग बुझाने का काम तेज किया गया। लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था, जिसे बुझा पाना आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन गद्दा फैक्ट्री में रखा सामान जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में आग लगने से मालिक को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शाहपुर के तावली गांव में एक घर में एलपीजी सिलेंडर में आज धमाका हो गया। ब्लास्ट की आवाज से पूरा इलाका दहशत यहां पर फैल गई और देखते ही देखते मकान की दूसरी मंजिल आग की लपटों में घिर गई, जिसकी दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, घर की पहली और दूसरी मंजिल आग की चपेट में आ गई और धुएं के गुब्बार के साथ आग की तेज लपटें निकलने लगी। तस्वीरें शाहपुर थाना क्षेत्र के तावली गांव से सामने आई हैं, जहां तावली निवासी फारूक अपने घर में नाश्ता बना रहे थे। इसी दौरान गैस सिलेंडर से रिसाव के कारण आग लग गई। आग की लपटें बढ़ती देख जैसे ही परिवार घर से बाहर निकला, सिलेंडर में रखा सिलेंडर फट गया। सिलेंडर विस्फोट के चलते मकान की छत और दूसरी मंजिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। धमाके और आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में कई घंटे का समय लगा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक मकान पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि मकान में रखा सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। फिल्म रन में कौवा बिरयानी का किस्सा तो आपने देखा ही होगा। अब मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक ऐसा ही मामला हकीकत में सामने आया है। यहां बिरयानी खाकर एक बीजेपी नेता अचानक बीमार हो गए और मामला पुलिस तक पहुंच गया। मामला उस वक्त का है जब स्वादिष्ट चिकन बिरयानी नाम की दुकान से बीजेपी नेता ने बिरयानी खाई और उनकी तबीयत बिगड़ गई। यूपी के रहने वाले बीजेपी नेता पन्नालाल अहिरवार ने दुकान से 40 रुपए की हाफ प्लेट बिरयानी खरीदी थी, लेकिन उन्हें बदबूदार गंध और अजीब स्वाद महसूस हुआ। कुछ ही देर में पन्नालाल की हालत बिगड़ने लगी, उन्हें उल्टी आने लगी। जब उन्होंने दुकानदार से शिकायत की तो दुकानदार ने उल्टा गाली गलौज की। इसके बाद पन्नालाल सीधा थाने पहुँचे।
शिकायत मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची, दुकान से बिरयानी जब्त की और उसके सैंपल खाद्य विभाग को भेज दिए गए। अब रिपोर्ट का इंतजार है। जांच में बिरयानी खराब पाई गई तो दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में एक शख्स ने बीच सड़क पर मकान का निर्माण शुरू कर दिया। इस अजीबोगरीब वाकये के पीछे युवक का दावा है कि जमीन उसकी है और 40 साल लड़ाई लड़ने के बाद उसने इस केस को जीत लिया है। ये उसी निर्माणाधीन मकान की तस्वीरें हैं। आसपास घर है, बीच में सड़क है, लेकिन सड़क के बीच ही मकान का निर्माण रातों रात करना शुरू कर दिया गया। मेरठ के जागृति विहार के रहने वाले अरविंद का कहना है कि जमीन उसकी है और 40 साल तक कोर्ट में इसके लिए लड़ाई लड़ी है और अब वो केस जीत चुका है। बस फिर क्या था, 100 गज प्लॉट पर उसने मकान बनाना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने जब सुबह देखा तो सबके होश उड़ गए। इसके बाद पुलिस और आवास विकास के अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर आए अधिकारियों ने युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और काम जारी रखा। और मेरठ में सड़क के बीचों बीच मकान बनाने वाले इस शख्स पर अब एक्शन हुआ है। मेरठ में प्रशासन की टीम ने बुलडोजर से निर्माणाधीन मकान को गिरा दिया है। जी मीडिया ने खबर दिखाई और खबर दिखाने के बाद प्रशासन यहाँ एक्शन मोड में दिखा। मकान बनाने के प्रकरण में अब बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। देखिए तस्वीरें जो है मनसा देवी मंदिर के पास की है, जहां पर बाबा का बुलडोजर जो है वो यहां पर गरज रहा है। बकायदा मजिस्ट्रेट जो है वो मैफोर्स यहां पर पहुंचे हैं और बुलडोजर एक्शन जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए सड़क घेर कर ये जो मकान था वो यहाँ बनाया जा रहा था, बाउंड्री की जा रही थी, जिसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर मैफोर्स पहुंचा है। बुलडोजर एक्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। तमाम जो क्षेत्रीय लोग थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने इसके बाद का विरोध किया। और इस समय की एक बड़ी खबर बता दें, नेपाल बॉर्डर पर यूपी के बहराइच से ये बड़ी खबर। नेपाल बॉर्डर से चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल के जरिए भारत आ रहा था ये चीनी यात्री। भारत में घुसने के दौरान इसे गिरफ्तार किया गया है। चीनी नागरिक का नाम लियू कुंजिंग है। चाइनीज को लेकर पुलिस की जांच अब जारी है। नेताओं के प्रति लोगों का प्यार अक्सर पोस्टर्स और रैलियों में दिखता है, लेकिन झारखंड में एक युवा कार्यकर्ता ने अपनी शादी के कार्ड में खुद की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी की तस्वीर छपवा दी। ताहिर नाम के कार्यकर्ता ने सुर्खियां बटोर रखी है, जिसकी वजह है ये शादी का कार्ड। इस कार्ड पर सबसे ऊपर छपी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की तस्वीर। ये कार्ड इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। लोग इसे नेता के प्रति सम्मान और स्नेह की मिसाल बता रहे हैं। वहीं कार्यकर्ता का कहना है कि वो सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैन है और उनकी छवि से प्रेरित होकर जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। राजनीतिक दीवानगी का ये अंदाज भले ही नया हो, लेकिन ये कार्ड हेमंत सोरेन की लोकप्रियता का ताजा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ट्रैफिक अवेयरनेस के दौरान सड़क पर कुछ ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर लोग पहले तो चौंके, फिर मुस्कुराए और आखिर में सीख लेकर आगे बढ़ गए, क्योंकि यहाँ खुद यमराज सड़कों पर देखने को मिले। यमराज की वेशभूषा में एक व्यक्ति जब ट्रैफिक पुलिस के साथ सड़क पर उतरा तो लोग उसे देखकर मुस्कुराते रहे। इस यमराज का असल मकसद ट्रैफिक जागरूकता था। यमराज बने शख्स ने लोगों को रोका, फिर मजेदार अंदाज में ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया। और अंकल ये लेन सबको खाली रखनी होती है, आगे से याद रखिएगा। हेलमेट ना पहनने, सीट बेल्ट ना लगाने जैसी लापरवाहियों को छोड़ने की अपील की। और सारे कार वालों से मेरा निवेदन है कि सीट बेल्ट जरूर पहने। भैया आप पहनिए सीट बेल्ट। लोगों ने भी इस पहल को खूब सराहा और कोई सर झुकाकर गलती मानता दिखाई दिया तो कोई हेलमेट पहनने का वादा करता नजर आया। बात पते की ये है कि नियमों से ही जीवन सुरक्षित है, वरना सचमुच की यमराज को आने में देर नहीं लगती। पंजाब के जालंधर में बीच सड़क दर्दनाक हादसा हुआ। 2 कारें और एक बाइक की जोरदार टक्कर देखने को मिली और इसके बाद बीच सड़क पर आग लग गई। आग में ये कार जलकर पूरी तरह खाक हो गई तो हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। हादसा इतना भयावह था कि देखते ही देखते 2 कार आग के गोले में तब्दील हो गई। इस दौरान आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी। 2 कारों के बीच भयावह टक्कर के बाद देखते ही देखते कार जलकर राख हो गई। खौफनाक हादसा जालंधर में फगवाड़ा नेशनल हाईवे का है, जहां लवली यूनिवर्सिटी के पास 2 कारों के बीच भयावह टक्कर हुई। इस दौरान हाईवे पर जाम लग गया। कार की चपेट में आने से एक बाइक सवार भी घायल हुआ है। हादसे के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू किया। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से ये बड़ी खबर। अयोध्या में कल ध्वजारोहण होना है राम मंदिर में और उससे पहले बम की धमकी यहाँ लखनऊ में मिली है। उसके बाद चेकिंग को सख्त कर दिया गया है। 24 घंटे में बम से उड़ाने की धमकी। लेटर में किसी के नाम का जिक्र नहीं है। कल अयोध्या में जैसे कि मैंने बताया आपको ध्वजारोहण होना है, उससे एन पहले इस तरीके की धमकी। सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ चेकिंग में जुटे हुए हैं। हैदराबाद में कार में अचानक भीषण आग लग गई, जो देखते ही देखते इतनी विकराल हो गई कि कार आग का गोला बन गई। इस दर्दनाक हादसे में ड्राइवर जिंदा जल गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
हैदराबाद में एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई, जहां देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बताया गया कि ये हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, जिसमें ड्राइवर की जिंदा जलने से मौत हो गई। ये हादसा इतना भयंकर था कि आसपास खड़ी गाड़ियों को भी अपने चपेट में ले लिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि सूचना मिलते ही दमकल की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पति की। नमस्कार।